जय हिंद। स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। दोस्तों, ये सेट नंबर 7 है। इससे पहले सेट नंबर 6 मैंने कहा रखा है, आप प्लीज़ जाकर उसे देखें, तभी आपको अब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे हर सेट में लेवल इंक्रीज कर रहा हूं। और आपके मैं सुविधा के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मैंने एक ज्योग्राफी नाम का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जहाँ पर मैंने सभी वीडियो को वहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आप प्लीज़ जाकर पहले 1 से लेकर 6 सेट तक देखें, तभी आप इस 7 सेट को देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सीक्वेंस में कुछ चीज़ें करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको पीछे का जितना भी मैंने कराया है समझ में आना चाहिए। जो लोग मुझसे वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मैंने पहले उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रखा है, रिक्वेस्ट कर रखा है कि आप लोग प्लीज़ एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठो, ताकि मैं यहाँ पर कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन के अलावा जो उस क्वेश्चन के पीछे की मैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन करना। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि इस वीडियो पे कम से कम 25 लाइक्स तो आप ज़रूर दिलवाना। ये मेरा पहला वीडियो से आपके लिए मेरा एक टास्क भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि आप इसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करना। और मैंने बता भी रखा है, हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक बंदा 2 को पास शेयर अगर करता है तो डेफिनेटली हम इस लक्ष्य को करीब पहुँच जाएंगे। वैसे 8-10 लोग रेगुलरली इस वीडियो को देखते हैं, मतलब जो हम लोग सीरीज जो करा रहे हैं उसे देख रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग के सपोर्ट की बदौलत ही हम सीरीज़ कंटिन्यू कर पाए, नहीं तो कंटिन्यू नहीं हो पाता। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट ट्रेंच को हिंदी में गर्त बोलते हैं, तो वो कौन सा है डीपेस्ट? जैसे हिमालय का माउंट एवरेस्ट सबसे ऊँचा है, मतलब ग्राउंड लेवल सबसे ऊँचा है, तो 8,848.86 मीटर। तो उसी तरह से ग्राउंड के नीचे, मतलब कि सी लेवल से सबसे नीचे का पॉइंट पूछ रहा है। इस पॉइंट का नाम बताना है, क्या वो सुंडा है या प्यूट्रो रिको ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है, और नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ देम, क्योंकि इसका सही आंसर होना चाहिए था मरीना ट्रेंच। अब देखो, अब ये तो पैसिफिक ओशियन का मैंने पूछा आपसे। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले अटलांटिक ओशियन का, इंडियन ओशियन का पूछ ले, आर्टिक ओशियन का पूछ ले। तो मैंने यहाँ ऑप्शन में उसी तरह से सेट किया है, ताकि आपका एक साथ 2-3 क्वेश्चन हो जाए। जैसे कि अटलांटिक ओशियन का आप जान लो कि वो क्या होता है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। रिको ट्रेंच हो गया। जावा ट्रेंच किसका है? ये बिल्कुल इंडियन ओशियन का है। इंडियन ओशियन का है। जावा एक पार्ट है इंडोनेशिया का, उसी के पास है। और पैसिफिक ओशियन का मैंने मरीना ट्रेंच बता ही दिया। यहाँ मैप में देख सकते हो, अगर मरीना ट्रेंच कहाँ पे है तो जापान के पास, मतलब जापान के पास आपको दिख रहा है। यह रीजन जो है ईस्ट चाइना सी के थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, पैसिफिक ओशियन में मरीना ट्रेंच है। ऊपर देखो जापान है, इधर आसियान कंट्रीज़ हैं। आसियान का मतलब जानते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 उसमें उसके मेंबर हैं। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे हमें चूज करना है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर के बारे में, कि गर्मियों में दिन और रात का जो टेन्योर है वो कितना होता है। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। अब ये मान लो एक अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन जाता है। ये लाइन क्या इमेजिनरी लाइन है, ऐसा जाता नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने, जोग्राफर ने ऐसा डिसाइड किया है, ये 0 डिग्री पे एक लाइन जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं इसे विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसके ऊपर के जो रीजन है, इसके ऊपर के रीजन को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे के जब रीजन को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर के रीजन में क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में यूँ बोलूँ तो हमें मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन सब महीनों में हमें दिन का जो हमारा टेन्योर है, मतलब डे टाइम लॉन्गेस्ट होता है, रात हमारा छोटा होता है। लेकिन यही काम कहाँ उल्टा होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। अभी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अभी वहाँ पे दिन जो होगा वो छोटा होगा, रात वहाँ पे लंबा होगा। तो आखिरकार इस पहला स्टेटमेंट को देखते हैं। समर के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि डे इज़ मोर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। डे क्या होता है? मोर होता है नाइट के कंपेयर में। तो बिल्कुल पहला ही स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इन विंटर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ डे इज़ मोर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नहीं, विंटर सीजन में डे का ड्यूरेशन थोड़ी बड़ा होता है, नाइट का ड्यूरेशन बड़ा होता है। दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है? इन समर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ लेस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि समर का ड्यूरेशन लॉन्गेस्ट होता है। इन विंटर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज़ मोर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। विंटर के सीजन में ड्यूरेशन ऑफ डे इज़ मोर इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। विंटर होगा तो वहाँ पे डे कैसे मोर हो सकता है? डे तो शॉर्टर ही होगा। तो इसका सही आंसर पहला ही होगा,
हर एक ऑप्शन को देखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई और क्लोज ऑप्शन हो, क्योंकि एनडीए के एग्ज़ाम में आपके पास कोड सेलेक्ट करना होता है। अगर 2 स्टेटमेंट सही होता है तो फिर कोड रहता है कि ओनली 1 इज़ करेक्ट, 2 एंड 3 इज़ करेक्ट, तो ऐसे कोड को भी देखना पड़ेगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द कोर ऑफ अर्थ। आप जानते हो कि अर्थ का अगर मैं डिवीज़न करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, कोर, बीच में मेंटल और ऊपर क्रस्ट। तो पूछ रहा है कोर में कौन से एलिमेंट जनरली पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। देखो इसका मैं आपको ट्रिक बता दूं, यहाँ पे इसका आंसर मैंने गलत लिखा है, मतलब कि ऑप्शन गलत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। अब बताता हूँ ऐसा क्यों। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 होता है, आप जानते हो। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, कोर, ये है मेंटल, ये है क्रस्ट। अब किस रीजन में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा होता है आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने कोर से पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, हो सकता है एग्जाम में मेंटल से पूछ ले, तो आप क्या करोगे, तो हम करते हैं तीनों को जान लेते हैं। कोर में क्या होता है, आप ट्रिक याद रख लो, नाइफ, NIFE, ठीक है, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। मेंटल में आप याद रख लो SIMA, सीमा, और ऊपर क्या रख लोगे आप लोग, SIAL। अब इसका क्या मतलब क्या है कि कोर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, NI से निकल, FE से आयरन, निकल और आयरन। मेंटल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सीमा, SIMA, इसका मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और क्रस्ट में मतलब सबसे ऊपरी भाग, लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, SI मतलब सिलिकॉन, AL मतलब एल्युमिनियम। बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द हॉट ड्राई विंड ऑफ द USA कनाडा रीजन आर नॉन है। देखो ये क्वेश्चन NDA में अगर आएगा तो फिर से कोड वाइज आएगा, इधर रहेगा रीजन दिया गया रहेगा, इधर रहेगा विंड का नाम, आपको मैच कराना रहेगा। इधर रीजन दिया गया रहेगा, जैसे कि ब्राज़ील लिख देगा, अमेरिका लिख देगा, इंडिया लिख देगा, या साउथ एशिया लिखेगा, और यहाँ पे कुछ विंड्स के नाम होंगे और आपको मिलाना है कि B का 1 होगा या 2 का 3 होगा, और फिर से आंसर सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अब मैं बता दूँ किस तरह से ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन इस तरह से रहेगा, इस तरह से आपने देखा हुआ क्वेश्चन 2 1 4 3, जो NDA का 1-2 बार एग्जाम दिए होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा होगा, ये मालूम चल जाएगा। अब देखो USA और कनाडा में जो हॉट ड्राई विंड होते हैं, तो विंड भी बहुत तरह के होते हैं, क्वेश्चन को भी देखना है। एक हॉट विंड हुआ, दूसरा एक विंड होता है पोलर विंड होता है। इंडिया में हम लोग जानते हैं मानसून विंड भी होता है, एक विंड होता है वेस्टर्लीज होता है। पोलर विंड मैंने बता दिया, वेस्टर्लीज बताया, मानसून बता दिया, हॉट ड्राई विंड बता दिया। एक विंड का नाम है डोलड्रम हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे विंड होते हैं, कोरियोलिस फोर्स से विंड के इफ़ेक्ट से ही होता है। तो विंड पूछ रहा है यहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिनुक। इसका सही आंसर होगा सिनुक। अब आपको कुछ करना क्या है कि इम्पोर्टेंट विंड जो है इस अर्थ पे किस रीजन में क्या है। जैसे हम जानते हैं हॉट ड्राई विंड इंडिया क्या होता है, तो इंडिया में हम जानते हैं कि हम यहाँ क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं कि लू चल रहा है, जो बहुत हॉट और ड्राई विंड होता है, सूखा होता है। तो इंडिया का तो लू है, लेकिन और सारे रीजन का मैं बताना चाहूँगा। जैसे हॉट एंड ड्राई विंड क्या है, USA का तो सिनुक हो गया। यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है, इसका आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करना, 480p या 720 पे करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि थोड़ा सा पिक्चर जो है हैज़ी है। तो आप देख सकते हो किस रीजन में किया है। यहाँ पे सिनुक दिख रहा है, कनाडा और US का है, इसे हम सिनुक बोल सकते हैं। इंडिया में नहीं दिया गया है, लू आप लिख लो। इसके अलावा जो भी कंट्री है, जैसे पैम्पेरो का है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के रीजन में क्या होता है, पैम्पेरो। इस तरह से बहुत सारे। एक और विंड देखो, अफ्रीकन रीजन में सिरोको, अफ्रीकन रीजन में बहुत ही हॉट ड्राई विंड होता है। सहारा मरुस्थल में उसे क्या बोलते हैं, सिरोको। यहाँ पे दिख रहा है सहारा मरुस्थल, तो यहीं पे तो है, यहाँ पे थार तो है, यहाँ पे गोबी तो यहीं पे है, यहाँ पे अटकमा यहीं पे तो है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पे है, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट यहीं ऑस्ट्रेलिया में तो है। तो कहने का मतलब कि मैंने इस क्वेश्चन से आपको हर एक विंड के बारे में समझा कि विंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, पोलर विंड, वेस्टर्लीज विंड, हॉट ड्राई विंड, डोलड्रम, और इसके अलावा कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है, मैंने ये भी समझा दिया। तो आपको अगर वीडियो ये समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना। और जहाँ तक मैंने बताया है कि मैं टॉपिक वाइज वीडियो कराऊंगा, कि जैसे कि आपने नेशनल पार्क का तो डिमांड कर दिया, इसके अलावा और जो कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है, जैसे कि डांस वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन सा क्लासिकल डांस कहाँ का है, ट्राइब वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी करा रखा है,
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कौन सा ट्राइब कहाँ पे रहते हैं, किस राज्य के। तो इन सब टॉपिक वाइज अगर मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन आएंगे तो 17-18 आप कर लोगे। अगर मैं 50 सेट ऐसे कंटिन्यू कर दिया तो इसके लिए थोड़ा सा आप यार सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं कुछ भी वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। आज तक मैं आपसे सही बताऊँ तो मैं एक भी क्वेश्चन जो होता है किसी बुक से नहीं ले रहा हूँ। मैं बैठता हूँ और सोचता हूँ कि इस टॉपिक पे कौन कौन क्वेश्चन आ जाता है, और उसके बाद जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं वो मैं क्वेश्चन सेट करता हूँ, और हाँ, उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी इमेज होता है, जैसे अभी आप देख रहे हो, मैं डाउनलोड गूगल से करके लगाता हूँ, ताकि आप एक अच्छा क्लियरिटी मिल सके, पिक्टोरियल डायग्राम से आप ज़्यादा कुछ समझ सको। तो आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ये सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो, मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वन लाइनर नहीं दिया कि आपसे एक्सक्यूज़ मी, आपसे मैं एक क्वेश्चन ऐसा भी कभी नहीं पूछा कि मंगोलिया कैपिटल बता दो क्या होगा, तो आप बताओगे उलान बटोर। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसा आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, उसी तरह से है कि अगर हमें वन लाइनर ही पूछना है तो इसमें भी कुछ ना कहीं सीक्वेंस रहेगा, तभी आप बना सकते हो। तो पूछ रहा है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर अगर बढ़े तो कौन सा लेयर पहले आएगा। तो आप जानते हो, पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद बताओ कौन आता है, उसके बाद मेसोस्फेयर आता है, उसके बाद आइनोस्फेयर आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आप यहाँ पे देख लो, मैंने लगा रखा है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आप क्या बोल सकते हो? थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, और आयन का मतलब क्या होता है? हीट से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ कई बार आपको थर्मोस्फेयर की जगह आयनोस्फेयर ही रहेगा। तो ये 4 ही ऑप्शन में हमारा था। यहाँ पे थर्मोस्फेयर की जगह पे आयनोस्फेयर था। तो देखो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर। इस पिक्चर का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है कि जितने भी मेटियोर एक्टिविटी होते हैं वो किस लेयर में होते हैं। तो मेसोस्फेयर में सेटेलाइट हमारा जो होता है, जो रॉकेट होता है, मेसोस्फेयर में होता है। लोअर अर्थ सेटेलाइट आपने पढ़ा होगा, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट। इसके अलावा हमारा जो भी जो एरोप्लेन होता है, हॉट एयर बैलून होता है, वो ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ता है। तो और हमारा सेटेलाइट जो हम लॉन्च करता है, इसरो सेटेलाइट लॉन्च करता है, वह एक्सोस्फेयर में जाकर रहता है। और सबका अगर आप डिस्टेंस याद रख लो कि किसका रेंज कितना है, तो ये भी अच्छा रहेगा। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं आपसे। तो वीडियो करता हूँ यहाँ पे कंप्लीट। उससे पहले आपको बताना है कि इसरो का स्थापना किस ईयर में हुआ था, ये आपका होमवर्क है। और इसरो के अभी चीफ कौन है, 3 क्वेश्चन आपको बताना है। इसरो का स्थापना कब हुआ था, उसका एस्टेब्लिशमेंट डे इसरो का कब हुआ है, उसके चीफ कौन है, उसके अभी मुख्य अध्यक्ष कौन है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इन 3 चीज़ों को आप बताना। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो पे हाँ 25 लाइक आप ज़रूर दिलवाना। वीडियो करता हूँ यहीं पे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।